Welcome students to the new lecture number 8, and in previous lecture number 7, we have discussed starting two questions of the exercise and MCQs of this chapter. अब चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। इसमें कन्वर्जन्स है। क्वेश्चन नंबर 3 में कन्वर्जन कहा गया, यूनिट कन्वर्ट करना है। यूनिट कन्वर्जन के लिए आप लोगों को प्रीफिक्सेस याद होने चाहिए लाजमी, कम से कम ये जो इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं ये आपको पता हो ताकि आप यूनिट कन्वर्जन कर सकें। अच्छा, और कन्वर्जन में एक और बड़ी बात है जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह के यूनिट होते हैं, यानी कि दो केसेस हो सकते हैं। या तो हमें एक बड़ा प्रीफिक्स वाला यूनिट दिया हुआ होगा, यानी कि बड़ा यूनिट दिया होगा, बड़े यूनिट से हमें छोटे यूनिट में जाना होगा, या छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना होगा। ये दो केसेस हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, दो बातें आपको अगर पता हो तो यूनिट कन्वर्जन आपके लिए आसान हो जाएगी। पहली बात ये कि अगर हमें या तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना होगा और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में, तो अगर सब बड़ा यूनिट कौन है, छोटा यूनिट कौन है, ये पहचानना आना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जिनके पीछे इस तरह के प्रीफिक्सेस लगे हुए होंगे जो कि हमारे पास बेसिकली डिवाइज़र्स या फ्रैक्शंस कहलाते हैं, वो हमारे पास छोटे यूनिट होंगे। और अगर इस तरह के यूनिट लगे हुए हैं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, तो ये हमारे पास बड़े यूनिट कहलाते हैं। ठीक है। और जिन यूनिट के पीछे ये लिखे होंगे एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, वो छोटे यूनिट कहलाते हैं। तो अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो याद रखिएगा हम हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये आपको याद होनी चाहिए कि अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो डिवाइड करेंगे, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, बड़े यूनिट से, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो डिवाइड करेंगे, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहली बात क्या याद रखनी है कि बड़े यूनिट से जब भी हम छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वैल्यू को अब किससे मल्टीप्लाई करना है वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। और छोटे यूनिट से जब बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो डिवाइड करना है। अब किससे डिवाइड करना है वो भी मैं भी आप लोगों को समझा दूंगा। अच्छा, एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब किससे डिवाइड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो किलो या मेगा है, तो इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि किलो का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, किलो का मतलब होता है 1000। सही है ना, 1 के आगे 3 ज़ीरो लग जाएंगे, 1 के आगे 3 ज़ीरो, 1000। अब मिली का मतलब भी 1000 ही है, लेकिन ये 1000 कैसा है, अपॉन में है, डिनोमिनेटर में 1000 है। ठीक है, तो अब ये डिनोमिनेटर का 1000 है, न्यूमिनेटर का 1000 है, ये वाली परेशानी मैं आपकी ख़त्म कर दूंगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको सिंपल बस ये याद रखना है कि किलो का मतलब भी 1000 है, मिली का मतलब भी 1000 है। बाकी बस आपने दूसरी लॉजिक, ये मतलब 1000 है, माइक्रो का मतलब 1 के आगे 6 ज़ीरोज़ हैं। अब वो डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर है, इससे आपको परेशानी नहीं है। मेगा, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ माइक्रो जो है वो छोटा यूनिट है, माइक्रो जिसके पीछे लगा होगा वो छोटा यूनिट होगा, मेगा जिसके पीछे लगा होगा वो बड़ा यूनिट होगा। कम से कम इतना ज़रूर पता होना चाहिए आपको। बाकी बस 1 के आगे कितने ज़ीरोज़ हैं, यानी कि किलो में 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ हैं, मिली में भी 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ हैं, हेक्टो में किलो के आगे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो सेंटी में भी 10 के आगे 1 के आगे 2 ज़ीरोज़ हैं। बाकी फिर आपको ये पता होना चाहिए कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आ रहे हैं। ठीक है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हुए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आते हुए डिवाइड करेंगे। चलें, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में हमसे कहा गया, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए में हमसे कहा गया है कि 230 सेंटीमीटर है जिसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। सॉरी। अब आपको पता है कि यहाँ पर अब आपको ये एनालाइज़ करना जो है वो ख़ुद एनालाइज़ करना होगा कि सेंटीमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है। तो अगर थोड़ा सा भी आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप ये समझ जाएंगे कि मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है। यानी कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, यानी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि यहाँ हमें डिवीज़न करनी है, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें डिवाइड करना है, ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि अब सेंटीमीटर और मीटर, इन दोनों में से प्रीफिक्स किसके साथ लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है प्रीफिक्स लगा हुआ है सेंटीमीटर के साथ। मीटर के पीछे तो कोई प्रीफिक्स है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है अब आप लोगों को अगली बात सिर्फ ये याद रखनी है कि सेंटी का मतलब क्या होता है, 1 के आगे 2 ज़ीरो यानी कि 100। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है किससे, 100 से। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है इसको जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं। वैसे तो आपको तो इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए कि 2.30 आएगा आंसर, लेकिन फिर भी मैं शुरू में आप लोगों को एक आध दफ़ा करके दिखा देता हूँ कि 230 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 2.3 आंसर आ रहा है हमारे पास। तो 2.3 मीटर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया।
अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि 250 ग्राम को आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। अब यहाँ पर भी आपको यही दो बातें बस याद रखनी है कि ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, यानी कि छोटे से बड़े में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में। तो यहाँ पर भी आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है कि किलोग्राम जो है वो बड़ा यूनिट है और ग्राम छोटा, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा वैल्यू को। तो पहली बात तो हमें याद आ गई, डिवाइड करना है। दूसरी बात, किससे डिवाइड करना है, तो अब इन दोनों में से प्रीफिक्स किसके साथ लगा हुआ है, ग्राम के साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है, किलोग्राम के साथ प्रीफिक्स लगा हुआ है किलो। और किलो का मतलब क्या होता है, वही 1 के आगे 3 जीरो यानी कि 1000। तो हमें डिवाइड करना है यहाँ पर भी 1000 से, ठीक है ना। तो अब आपकी वो परेशानी मैंने आपको बताया ना, इस ट्रिक से करेंगे तो आपकी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि फ्रैक्शन की वैल्यू है, माइनस में पावर है, प्लस में पावर है, वो सब बातें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो इसलिए मैंने उस तरीके के बजाय आपको आसान तरीका सिखा दिया। अब वही 250 को जब आप डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा 0.25। सही है, 0.25, यानी कि पॉइंट जो है वो 3 मरतबा पीछे चले जाएगा, क्योंकि 3 जीरो है तो पॉइंट 3 मरतबा, 1 2 3 मरतबा पीछे चला गया पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पार्ट हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कहा गया है, 0.5 सेकेंड है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है आपको किसमें, मिली सेकेंड में, ठीक है। 0.5 सेकेंड को मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है, एम फॉर मिली। या आपको इसके सिंबल्स याद होने चाहिए इन तमाम के, वो आप लोगों को मैंने प्रीफिक्स वाले लेक्चर में याद करवाए हैं। अच्छा, मिली, अब वही बात कि छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, ये आपको देखना होगा। तो सेकंड बड़ा होता है या मिली सेकंड बड़ा होता है, तो सेकंड बड़ा होता है, मिली सेकंड छोटा होता है, ये बात याद रखिएगा। तो अब हम बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर भी बड़े से छोटे यूनिट की तरफ, और बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाते हुए हमने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी तक हम छोटे से बड़े की तरफ आ रहे थे, अब हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाते हुए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो पहला काम तो हमें याद आ गया कि हमने मल्टीप्लाई करना है। दूसरा काम क्या है कि मल्टीप्लाई करना किससे है, तो अब मिली का मतलब क्या होता है, वही 1/1000, यानी कि 1000 है इसका मतलब। आप जहन में क्या रखेंगे, 1000 किससे डिवाइड करना है, मिली मतलब 1/1000 होता है, लेकिन हमें अपॉन फ्रैक्शनल वैल्यू से मतलब नहीं, हमें बस ये पता होना चाहिए कि 1000 यहाँ पर कौन सा नंबर इन्वॉल्व है, कौन सा डेसिमल नंबर इन्वॉल्व है, 1000 है इन्वॉल्व, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे अगर इसको, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 500। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से, टाइम नहीं है इसलिए मैं कैलकुलेटर से करके नहीं दिखा रहा, ठीक है। अच्छा, डी पार्ट में क्या आपसे कहा गया है, डी पार्ट में आपसे कहा गया 0.8 मीटर, इसको आपने कन्वर्ट करना है किस में, मिलीमीटर में। मिलीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही बात, सबसे पहली बात तो आपने ये देखनी है कि यहाँ हमने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो मीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं, मीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर छोटा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यानी कि हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात तो हमें पता चल गई, मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, आप किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसके पीछे तो कोई प्रीफिक्स है नहीं, तो यकीनन प्रीफिक्स कहाँ है, सिर्फ इसके पीछे, मीटर के पीछे है मिली, मिली, ठीक है ना। स्मॉल एम मतलब मिली होता है, और मिली का मतलब अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1000। तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है इसको, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 800। सही है, या आप कैलकुलेटर से कर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डी के बाद ई पार्ट है। ई पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, 350 किलो मिली सेकेंड्स, 350 मिली सेकेंड है, स्मॉल एम का मतलब मिली होता है, सेकंड से पीछे मिली लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू, इसको हमें कन्वर्ट करना है सेकंड में। अब आप लोगों को फिर वही बात कि ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े। तो यकीनन मिली सेकंड छोटा है और सेकंड बड़ा है, यानी कि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे, और किससे डिवाइड करना है, तो मिली का मतलब प्रीफिक्स इसके पीछे तो है नहीं, इसके पीछे ही प्रीफिक्स है, और जो प्रीफिक्स है उसी से ही हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। तो प्रीफिक्स मतलब मिली, और मिली का मतलब क्या होता है, 1000, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब 1000 से डिवाइड करें इसको, तो आपके पास आंसर आएगा 0.35, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1.2 kg, जिसे हमने कन्वर्ट करना है, 1.2 kg को हमने कन्वर्ट करना है किस में, ग्राम में। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। और फिर वही बात कि यहाँ पर अब हमें वही देखना होगा, बड़ा यूनिट है किलोग्राम, ग्राम छोटा यूनिट है।
बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, एक बात। दूसरी बात कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो किलो प्रीफिक्स है यहाँ पर, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। जहाँ प्रीफिक्स होगा उसी के हिसाब से हम वैल्यू सजेस्ट करेंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसको, तो आपके पास आंसर आएगा 1200। तो ये हमारे पास हो गया टोटल आंसर। आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं कि एन इंजीनियर मेजर्स द विड्थ ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट यूजिंग वर्नियर कैलिपर एज शोन इन फिगर 1.29। वही एमसीक्यूज़ की तरह का ही है जो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एमसीक्यूज सिखाया था। तो खैर अभी भी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ एल्यूमिनियम शीट, और इसका दूसरा पार्ट भी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर है एक बात, और दूसरी बात ये कि इसमें व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द विड्थ। एक एल्यूमिनियम की शीट है, एल्यूमिनियम की शीट को जब इसके दोनों जॉज़ में हम क्या कर रहे हैं, जब इसके दोनों जॉज़ में हमने उसको फिक्स किया, तो ये हमारे पास दो स्केल्स हैं। आपको पता है ये वाला स्केल जो 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है ये मेन स्केल है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 से लेकर 10 तक ये वर्नियर स्केल है। और रीडिंग नोट करने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था। रीडिंग नोट करने का तरीका क्या होता है? रीडिंग नोट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका ज़ीरो शुरू कहाँ से हो रहा है। वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, तो वो शुरू हो रहा है 3.9 के बाद से, ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं 4 से पीछे वाली वैल्यू है। मैं आपको और बड़ा करके दिखा देता हूँ। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 3 के बाद 3.1, 3.2, फिर उसके बाद बीच में वैल्यूज़ छुपी हुई हैं पीछे, और फिर ये आखिरी वैल्यू है 4 से पहले। तो जाहिर सी बात है 4 से पहले वाली आखिरी ये लाइन किस चीज़ की होगी? 3.9 की। तो फॉर्मूला क्या था? मैंने आप लोगों को बताया था कि मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट होता है, मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, मेन स्केल की रीडिंग नोट कर लेते हैं 3.9, ठीक है। 3.9 प्लस, अब दूसरा हमारे पास क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ब्रैकेट ओपन कर दी। एक तो लीस्ट काउंट है। अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमने याद किया हुआ था 0.01, सही है। फिर उसके बाद ये सेंटीमीटर में है, जाहिर सी बात है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किस में? इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम अपनी वर्नियर स्केल रीडिंग से। अब वर्नियर स्केल रीडिंग में हम क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बेस्ट कोइंसाइड कौन सी लाइन कर रही है, तो ये 0 तो बेस्ट कोइंसाइड नहीं कर रहा, ठीक है। 0 के बाद वाली लाइन जो 1 है, यानी कि पहली लाइन ही जो वर्नियर स्केल रीडिंग में जो 1 है वो बेस्ट कोइंसाइड हो रहा है। तो इसीलिए हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है हमारी? वर्नियर स्केल रीडिंग है हमारी 1, ठीक है। इसको यहाँ पर अगर आप और से देख लें तो वर्नियर स्केल रीडिंग हमारी क्या है? 1 है, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास 1 है। 0 के बाद 1 बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस भी हो गया मल्टीप्लाई भी हो गया। टोटल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 3.91, ठीक है। 3.91 हमारा इसका आंसर होगा, 3.91। और आपने स्टेप्स यही लिख देने हैं फर्स्ट स्टेप में सोल्यूशन में, या अगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, चलें स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेटा की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सोल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। एन इंजीनियर मेजर द विड्थ ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट, तो विड्थ हमें निकालनी है, विड्थ। तो जो भी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होगी, चाहे वॉल्यूम यानी कि लेंथ होगी या विड्थ होगी या डायमीटर होगा, तो उसके लिए हमें क्या फार्मूला क्या है? फार्मूला फिक्स है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? मेन स्केल रीडिंग की जगह हमने मेन स्केल रीडिंग क्या देखी थी? हमारी मेन स्केल रीडिंग थी 3.9 थी मेन स्केल रीडिंग, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की जगह उसका फार्मूला ओपन कर देंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का फार्मूला क्या है? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय अपना वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह भी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 3.9 प्लस लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1 वर्नियर स्केल रीडिंग आई थी हमारी। और नेक्स्ट स्टेप में टोटल आंसर लिख देंगे। टोटल आंसर हमारा आया था 3.91 सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। इन्होंने यूनिट नहीं बोला हुआ कौन सा यूनिट में लिखना है आपने, लेकिन आप सेंटीमीटर में ही आंसर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ द एल्यूमिनियम, तो ये पार्ट ए हो गया।
अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि विच गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर रूल। तो याद रखिएगा इन तीनों में से जो स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज, स्क्रू गेज, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। वजह क्या है? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, यानी कि वो और ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा, वैल्यू देगा हमें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पेंडुलम स्विंग्स एज शोन इफ फिगर 1.30, मतलब ये एक फिगर दी हुई है, इस फिगर को भी हम देख लेंगे, लेकिन पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि व्हाट बी द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन किसको कहते हैं कि पेंडुलम जो होता है, ये पेंडुलम इस तरह का, ये एक पॉइंट से मूव करके यहाँ से लेफ़्ट से राइट जाए और फिर राइट से वापस आए, तो इसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। तो ये कह रहे हैं कि इसकी व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे, सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका क्या होगा मेजरिंग टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन मेजर करने का, एक ऑसिलेशन, ठीक है ना, यहाँ से एक्स से वाई तक जाकर फिर वापस आने में जो एक ऑसिलेशन है, इसका मोस्ट एक्यूरेट तरीका क्या होगा टाइम मेजर करने का, कि कितना टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है ना, इसका टाइम नोट करने का बेस्ट तरीका क्या होगा। तो पार्ट ए में बोले रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 10, 10 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करके उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा ना कि 10 ऑसिलेशंस का टाइम नोट किया तो वो तो वही टाइम आ रहा होगा जो 10 ऑसिलेशंस का टाइम है, फिर उसको दोबारा मल्टीप्लाई बाय 10 करने की क्या ज़रूरत है, तो ये तो नहीं सही। रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस एंड डिवाइड बाय टाइम, अब हमें एक ऑसिलेशन का चाहिए ना, तो यही सही तरीका होता है कि 10 ऑसिलेशंस का टाइम निकाला और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे और टोटल आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। अब किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि एक ऑसिलेशन का ही जो टाइम है उसको डायरेक्ट हम नोट कर लें, बस 10 ऑसिलेशंस करवाने की क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली बाज़ मरतबा एक ऑसिलेशन में हमारे पास सही से टाइम नोट नहीं हो पाता, क्योंकि ऑसिलेशन बहुत फास्ट होती है, तो हम टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए बेहतर यही है कि 10 ऑसिलेशंस का टाइम नोट किया जाए, ताकि स्टार्ट और स्टॉप में भी जो टाइम हमारा लग रहा है वो जो है वो एवरेज हो जाए, उसका भी वो भी हम प्रॉपर वे में कर सकें, स्टार्ट और स्टॉप। तो इसीलिए 10 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करेंगे और उसको फिर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा। तो सेकंड बी पार्ट इसका सही आंसर, रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड डिवाइड बाय 10, तो इसका आंसर बी पार्ट है। बाकी सी पार्ट में भी बेकार बात लिखी है, रिकॉर्ड टाइम फॉर वन ऑसिलेशन के लिए रिकॉर्ड टाइम करेंगे, तो वही मैंने अभी आपको बता दिया रीज़न कि वो प्रॉपर वे में नहीं नोट हो पाता, स्टार्ट स्टॉप में बाज़ मतलब हमारा टाइम ख़राब हो जाता है। और तीसरा क्या है हमारे पास कि रिकॉर्ड टाइम फ्रॉम एक्स टू वाई एंड डबल इट, डबल करने की क्या ज़रूरत है, एक्स से वाई तक का टाइम नोट करके उसको डबल कर दे, मतलब हाफ ऑसिलेशन। ये हमसे तो 1 ऑसिलेशन नहीं मेजर हो पा रही, हम हाफ ऑसिलेशन मेजर करके उसको 2 से हाफ ऑसिलेशन में तो और कम टाइम लगेगा और वो हमें जो है कंट्रोल करना मुश्किल होगा। आगे आखिरी है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, सजेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली। तो इसके लिए एक बात याद रखिएगा, एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 था, ठीक है, जिसका आंसर था हमारे पास बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट आंसर था। और इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 जो है, इसका आंसर है एटॉमिक क्लॉक। एक हमारे पास क्लॉक होती है एटॉमिक क्लॉक, जो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेजर कर सकती है टाइम को, स्टॉप वॉच से भी ज़्यादा, यानी कि ज़ाहिर सी बात है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ को भी मेजर कर रही होती है, उसका लीस्ट काउंट बहुत कम होता है इसलिए। खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो पहले ये रब कर दूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रीफिक्स सजेस्ट करने के लिए कहा गया है। अब बेसिकली ये तो जो पहले से यूनिट लिखा हुआ है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, मगर जो वैल्यू का डिफरेंस है तो इस डिफरेंस की जगह पर यहाँ क्या प्रीफिक्स लगना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम तभी कर सकते हैं जब हमें ज़ीरो का कॉन्सेप्ट सही से पता हो। अब ज़ीरो का कॉन्सेप्ट सही से कैसे पता होगा, तो अब देखें यहाँ पर से यहाँ जाने में कितने ज़ीरोज़ का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 2 ज़ीरो कम है, और यानी कि 2 ज़ीरोज़ अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो वापस यही वैल्यू बन जाएगी। तो अब हमें वो वैल्यू ढूंढनी है इन प्रीफिक्सेस में जिसमें 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो अब या तो 2 ज़ीरो इसमें है या तो 2 ज़ीरो इसमें सेंटी में है। तो अब 2 ज़ीरो सेंटी वाला तो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटी का मतलब क्या है कि 1 अपॉन में होंगे 2 ज़ीरो, यानी कि 100 तो है लेकिन अपॉन में है। तो जबकि यहाँ अपॉन में वैल्यू नहीं लिखी हुई, यहाँ पर हमारे पास जो दोनों ज़ीरो हैं वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो सीधा सीधा सा हमारा आंसर हो जाएगा हेक्टोमीटर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इसी तरह
इसमें देखें अगर, तो इसमें अपॉन में 1000 है, यानी कि वो कौन सी वैल्यू है जिसमें 3 ज़ीरो होते हैं, यानी कि 1000 के बराबर है, लेकिन डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो एक तो ये 1000 है और एक ये 1000 है, तो इनमें से कौन सा वाला 1000 डिनोमिनेटर में है, तो ये 1000 डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब यहाँ पर मिली लग जाएगा, ठीक है ना। सेकंड तो लगेगा, जाहिर सी बात है, और साथ में मिली प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें तो आपको आसानी से बात समझ में आ गई होगी कि 6 ज़ीरोज़ हैं, तो 6 ज़ीरोज़ वाली वैल्यूज़ हमारे पास दो हैं, या तो ये 6 ज़ीरोज़ वाली वैल्यू है मेगा और या तो ये माइक्रो। अब यहाँ पर क्या लगेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है 6 ज़ीरोज़, तो यहाँ माइक्रोग्राम लगेगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये 2 मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 1 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी पार्ट। डी पार्ट में अगर आप देखें तो ये 9 ज़ीरोज़ हैं। अब 9 ज़ीरोज़ वाली वैल्यू हमारे पास या तो ये है गीगा या तो 9 ज़ीरोज़ वाली नैनो है। अब डिनोमिनेटर में नहीं है 9 ज़ीरोज़, कहाँ है, न्यूमिनेटर में है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगना चाहिए, कैपिटल जी होता है गीगा का सिंबल, तो गीगा मीटर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 1 गीगा मीटर के बराबर होगा। बेसिकली यहाँ 1 लिखना मैं भूल गया था, 1 गीगा मीटर, सही है। तो 1 गीगा मीटर कहें या फिर ये इतना 1000 मीटर कहें, तो ये हमारे पास वैल्यू सिमिलर है, इक्विवेलेंट है, इक्वल है। इसको आप थोड़ा सा रीचेक भी कर लीजिएगा कन्वर्जन के बाद। नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 दे हैव आस्क्ड यू 2 थिंग्स। एक तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और दूसरा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर होता है रेडियस का, यहाँ पर इन्होंने एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एंगस्ट्रॉम होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले हमने इसको 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट किया, लेकिन ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, साइंटिफिक ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में यूनिट आ गया, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन कौन होता है, जिसमें पॉइंट 1 डेसिमल प्लेस पर हो। अभी इसका पॉइंट जो है वो 1 डेसिमल प्लेस पर नहीं है, यानी कि नॉन सिग्निफिकेंट फिगर जो ज़ीरो है, इसके बाद नहीं, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है ना ज़ीरो, तो सिग्निफिकेंट फिगर एक सिग्निफिकेंट फिगर के आगे होना चाहिए, यानी कि 5 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट को हम जब 1 टाइम आगे शिफ्ट करेंगे तो जो याद रखिएगा, इसके लिए सिंपल सा रूल है, जब पॉइंट आगे जाते हैं तो पावर पीछे आती है, ठीक है। पॉइंट आगे जाता है तो पावर पीछे आती है। पॉइंट कितनी मरतबा आगे जा रहा है, 1 मरतबा, तो पावर 1 मरतबा पीछे आएगी। अब आप लोगों ने नंबर लाइन में पढ़ा है 0, -1, -2, -3, तो अब आप खुद बताइए कि -10 के पीछे क्या होता है, -10 के पीछे होता है -11। तो सीधी सी बात है कि ये जब आप पॉइंट को आगे भेजेंगे तो पावर पीछे आएगी, तो ये -10 से क्या हो जाएगी, -11 हो जाएगी, ठीक है, -11। और ये 0.53 के बजाय क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी 5.3, ठीक है, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। दूसरी बात, यहाँ पर आपको वही कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड यूनिट तो है लेकिन साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 डेसिमल प्लेस पर लाना पड़ेगा, यानी कि 2 के बाद आना चाहिए पॉइंट। अभी पॉइंट कहाँ है, जब किसी भी वैल्यू में पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट आखिर में होता है, तो इसका पॉइंट है यहाँ पर। तो पॉइंट को पीछे लेके जाते हैं, कितनी मरतबा लेके जाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। अब पॉइंट पीछे गया तो पावर कहाँ जाएगी, आगे, तो इसमें तो कोई पावर थी नहीं सर। तो जब कोई पावर नहीं लिखी होती तो बेसिकली वहाँ होती है 10 की पावर 0। तो 0 से आगे कितनी मरतबा लेकर जाना है हमें, पॉइंट कितनी मरतबा पीछे गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 मरतबा पॉइंट पीछे गया है तो पावर 12 मरतबा आगे जाएगी। तो 0 से आगे 12 मरतबा लेके जाएँ तो 12 ही बनता है, ठीक है। और बाकी यूनिट तो इसका सही था, स्टैंडर्ड ही था। तो 2.6 इंटू 10⁻12 मीटर आंसर आया। अब ये टॉर का जो है वो यूनिट दिया है। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस इस 9th स्टैंडर्ड में होते नहीं है, लेकिन इन्होंने दे दिए तो चले मैं आपको करवा देता हूँ। 1 टॉर जो होता है बेसिकली ये प्रेशर का यूनिट है, और 1 टॉर जो होता है वो बराबर होता है हमारे पास 133.32 पास्कल के, क्योंकि पास्कल स्टैंडर्ड यूनिट है। तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट में भी कन्वर्ट करना है ना इसको। तो हम क्या करेंगे, देखिए साइंटिफिक नोटेशन में तो ये है, बस इसको स्टैंडर्ड उसमें कन्वर्ट करना है यूनिट में। तो अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 टॉर इसके इतने 133.32 पास्कल के बराबर होते हैं, तो इस वैल्यू को बस मुझे 133.32 से मल्टीप्लाई करना है, तो खुद ब खुद ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें अलाउ नहीं होता, तो हम सिर्फ 2.7 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं 2.7 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 359.96
और बाकी में मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻4 एज इट इज़ लिख दूंगा और ये पास्कल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक इशू है, यहाँ पर क्या इशू है कि ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन कौन होती है? जिसमें पॉइंट 1 डेसिमल प्लेस पर हो। अभी पॉइंट कहाँ है? 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस पर है। तो पॉइंट को मैंने 2 मरतबा पीछे लाना है। पॉइंट को मैं 2 मरतबा पीछे लेकर आऊँगा तो 3.5996 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁻4 की जगह, क्योंकि पॉइंट 2 मरतबा पीछे गया है तो पावर 2 मरतबा आगे जाएगी। तो -4 के आगे क्या होता है? -4 के आगे होता है -3। यहाँ पे -4 होगा ना, -4 -3 फिर -2 फिर -1। तो इस तरह पॉइंट 2 मरतबा पीछे गया तो पावर 2 मरतबा आगे जाएगी। -4 से -5, -5 से -6 हो जाएगा ये, ठीक है। -6 पास्कल हो जाएगा ये। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, पॉइंट 2 मरतबा पीछे गया तो पावर 2 मरतबा आगे जाएगी। तो पावर 2 मरतबा जब आगे जाएगी तो -4 के बाद क्या होता है? तो ये नंबर लाइन में अगर हम देखें, नंबर लाइन में -4 के बाद होता है -3 -2, यानी कि -2 हमारा आंसर होगा। तो ये क्या बनेगा? 3.5996 इंटू 10⁻⁻2 पास्कल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। वॉल्यूम एक वुड है, वुड का पीस है, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। जैसे देख सकते हैं वुडन पीस इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप्स, और वो वुड का पीस जो है उसकी डिफरेंट शेप्स हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स का मतलब ये नहीं है कि उसका वॉल्यूम एक जैसा होगा, वॉल्यूम अलग अलग होगा। मतलब वो एक मिसाल के तौर पर दरख्त है, उस दरख्त में से कुछ लकड़ी निकाली उसका स्फेयर बना दिया, फिर उस दरख्त में से दोबारा कुछ लकड़ी निकाली उसका क्यूब बना दिया, उस दोबारा में से कुछ लकड़ी निकाली दरख्त में से दोबारा तो उसका सिलेंडर बना दिया। इस तरह से सब वुड के हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि सबका वॉल्यूम निकालना है। तो सबके वॉल्यूम के फॉर्मूले लगेंगे, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अच्छा, ये सिलेंडर 2 मरतबा लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4/3 πr क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी तरह क्यूब का फार्मूला होता है हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम का लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि वही जो हमारे पास रेक्टेंगल के वॉल्यूम का फार्मूला होता है वही क्यूब का भी फार्मूला है। फ़र्क क्या है कि रेक्टेंगल में जाहिर सी बात है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होती हैं। क्यूब कहते ही ऐसी शेप को हैं जिसमें हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो सब क्या होती है? सेम होती है। यानी कि इस तरह का क्यूब होता है। एक जैसे डाइस देखा होगा आप लोगों ने, जो लूडो में हम खेलते हैं डाइस, वो डाइस की तरह का होता है क्यूब, जिसमें सारी साइड सेम इक्वल होती हैं। तो इसीलिए हमने उसकी किसी भी एक साइड को ही ले लें और उसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे पास πr³L, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो पिरामिड है, पिरामिड मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, अलग अलग उसकी टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेस। तो यहाँ इन्होंने क्योंकि नहीं बताया हुआ कौन सा पिरामिड है, तो अब हम कोई सा भी पिरामिड लगा सकते हैं। तो मैं जो पिरामिड का फार्मूला लगा रहा हूँ वो राइट रेक्टेंगुलर बेस वाला पिरामिड है, ठीक है। और उसका फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट ओवर 3, ठीक है। तो खैर अब हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है? 4/3, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142 और 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे इसको जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके सामने है हमारे पास सबसे पहले 4/3, फिर उसके बाद पाई डायरेक्ट हम लिख सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में। अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो आप जो है वो क्या करिएगा, आप इसकी जगह 22/7 या 3.142 पुट कर दीजिएगा। और 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब इधर पुट कर देंगे। इस एज इट इज़ मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं 4/3 πr³। तो अच्छा, इन्होंने बोला है लेंथ, अगर कहीं पर लेंथ यूज़ हो रही है तो वो भी 2 है, और रेडियस यूज़ हो रहा था वो भी 2 है। इन्होंने सब वैल्यूज़ 2 दी हुई हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 33.51। तो आंसर लिख देते हैं 33.51, और क्योंकि मीटर में दी हुई थी वैल्यू तो इसीलिए, और वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट में ही दी हुई थी तो स्टैंडर्ड यूनिट में ही आंसर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर? तो बहुत ही सिंपल है। v = 2 से 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8 क्यूबिक
मीटर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी देख लेते हैं, v इज इक्वल्स टू 22/7 या 3.142, और r की जगह भी 2 पुट कर देंगे और l की जगह भी 2 लिख देते हैं, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अब देख लेते हैं, पाई मल्टीप्लाई बाय r यानी कि 2 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय l, ठीक है ना, पाई r क्यूब l। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 50.26 क्यूबिक मीटर। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 × 2 क्योंकि उन्होंने सारी डायमेंशन 2 ही बोली हुई हैं, और अपॉन 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 to the 4, 4 to the 8, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ रहा है हमारे पास 2.66 क्यूबिक मीटर। तो ये है हमारे पास डिफरेंट वॉल्यूम के फॉर्मूले यूज़ करने की प्रैक्टिस करवाई हुई है आप लोगों को। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इसको दोबारा से चेक कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में ये फ़र्क है कि 8 में उन्होंने अलग अलग वॉल्यूम निकले हैं आपके पास, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मास था वो अलग अलग था सबका, ठीक है, वॉल्यूम सबके अलग अलग निकला है, क्योंकि वुड तो एक ही जैसी, जाहिर सी बात है एक ही जैसी होगी, तो वॉल्यूम अलग होने की वजह उनका मास अलग अलग होगा। और नेक्स्ट जब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमारे पास वुड एक ही है, यानी कि एक ही वुड का पीस है, उसको पहले हमने स्फेयर की शेप में काटा, फिर हमने उसी को ही स्फेयर के बजाय क्यूब की फॉर्म में ले आया, यानी कि या आप इसको ये कह सकते हैं कि हमने लकड़ी के छोटे छोटे से पीसीज लिए बराबर बराबर, और एक पीस जो था वो हमारे पास स्फेयर की शेप में आ गया और एक क्यूब की शेप में आ गया। और इसको मैं और आसान करना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि एक जो है वो हमारे पास, मतलब छोटे छोटे हमने पार्टिकल्स ले लिए वुड के, सही है, कोई बड़ा पीस नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लिए वुड के, और जितने पार्टिकल्स हमने स्फेयर बनाने में यूज़ किए थे, सही है, उतने ही पार्टिकल हमने क्यूब बनाने में यूज़ कर लिए। लेट सपोज़ स्फेयर बनाने में जितने पार्टिकल 20 पार्टिकल यूज़ हुए थे स्फेयर बनाने में, तो जो क्यूब है वो बनाने में भी हमारे पास 20 पार्टिकल्स ही यूज़ हुए। तो जितना मास इसके अंदर है उतना ही मास इसके अंदर है। तो इसको मेरे ख्याल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस डायरेक्ट हम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने बोला है फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज स्फेयर एंड क्यूब इफ़ द मास ऑफ वुड इज़ 1 kg। तो इनका अगर हम निकालना चाहें क्वेश्चन नंबर 9, यहीं पर ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज स्फेयर। तो जब स्फेयर होगा तो उसका क्या होगा, हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ स्फेयर डेंसिटी रॉ से शो करते हैं। तो या इधर लिख देते हैं बराबर में, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जगह क्या आ जाएगा, 1 kg उन्होंने दिया हुआ है, और वॉल्यूम इसका यूनिट वॉल्यूम ही होगा, क्योंकि उन्होंने कोई वॉल्यूम यहाँ पर बताया हुआ नहीं है हमें। जब हमें नहीं बताया हुआ होता तो हम वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम ही रहने देंगे। और इसी तरह दूसरी शेप उन्होंने क्या बोली है, क्यूब, तो क्यूब की जगह भी हम क्या लिखेंगे, वही रॉ से ही सिंबल, डेंसिटी का जो सिंबल होता है रॉ, वही लिखेंगे। और मास की जगह वही मास अपॉन वॉल्यूम फार्मूला है, मास की जगह वही 1 kg आ जाएगा और वॉल्यूम की जगह v ही आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों का जो डेंसिटी है वो हमारे पास सेम आई है। और दूसरा उन्होंने पूछा हुआ है कि इज़ देयर एनी चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप। तो चेंज इन डेंसिटी नहीं हुई, डेंसिटी सेम रहेगी। जाहिर सी बात है, जब मास दोनों का बराबर है, जब एटम्स दोनों के अंदर, डेंसिटी मैंने आपको जब डेंसिटी का लेक्चर समझाया था तो बताया था कि डेंसिटी किससे बनती है, नंबर ऑफ़ एटम से, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से जितने भी मौजूद हैं। तो जब मास जो है एक जितना है दोनों का, दोनों के अंदर एक जितने एटम्स हैं, तो उनकी डेंसिटी अलग अलग कैसे हो सकती है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ फिल्ड विद 500 cc, ठीक है। 500 cc मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, cc का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि इस तरह से इसको लिख सकते हैं cc, ठीक है। तो मेजरिंग सिलेंडर इज़ फिल्ड विद 500 cc वाटर, अ स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज़ इमर्ज्ड to the cylinder such that water level rises to 800 cc, which statement is correct। यानी कि सीधी सी बात है कि 20 किलोग्राम का जो है वो हमने 20 ग्राम का स्टोन हमने इंसर्ट किया। तो पहले जो था वो वॉल्यूम था हमारे पास 500 cc, पहले वॉल्यूम 500 cc था, अब हमारे पास कितना हो गया, 800 cc हो गया, ठीक है। 500 cc से कितना हो गया, 800 cc, 20 ग्राम मास इंसर्ट करने पर,
ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम कितना है, 800 में से 500 निकाल देंगे तो 300 बचेगा। खैर पूछ क्या रहे हैं, ये पूछना ये चाह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट, यानी कि वही चूज़ द करेक्ट आंसर की तरह ही है, MCQs की तरह ही है। द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग्स गिव्स द डेंसिटी ऑफ स्टोन। क्या हम इन दोनों रीडिंग्स को माइनस करने पर हमें डेंसिटी मिलेगी? 800 और 500 को माइनस करने पर डेंसिटी मिल रही है? नहीं, डेंसिटी थोड़ी मिल रही है, तो हमें वॉल्यूम बता रहे हैं ना। इन दोनों को माइनस करने पर स्टोन की डेंसिटी थोड़ी मिल रही है, स्टोन का वॉल्यूम मिल रहा है। तो वो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव वॉल्यूम, हाँ यही वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी फाइनल रीडिंग गिव्स द डेंसिटी नहीं, फाइनल रीडिंग गिव्स द वॉल्यूम नहीं। जो माइनस करने पर, माइनस करने को बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस जो है वो हमें सही आंसर बता रहा है। तो दिस वाज चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हम कर चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर की टॉपिक में, यानी कि लेक्चर आप जब आप देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर वाला, उसी में ही हम ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ऑफ के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद आप लोगों को कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।